वह उन सुंदर और आकर्षक लड़कियों में से एक थी जो कभी-कभी किस्मत की किसी गलती की वजह से एक साधारण क्लर्क परिवार में जन्म ले लेती है। उसके पास न दहेज था, न कोई बड़ा सहारा, न ऐसा कोई जरिया जिससे कोई अमीर और प्रतिष्ठित आदमी उसे पहचान सके, समझ सके, प्यार कर सके या उससे शादी कर सके। आखिरकार उसकी शादी शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक छोटे से क्लर्क से हो गई। वह सादा कपड़े पहनती थी, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने की हैसियत नहीं थी। लेकिन उसके दिल का दुख ऐसा था मानो वह सच में अपनी असली ऊंची जगह से गिर गई हो। क्योंकि औरतों के लिए न जात होती है, न पद, सुंदरता, नज़ाकत और आकर्षण ही परिवार और हैसियत की जगह ले लेते हैं। नेचुरल ग्रेस, अच्छे स्वाद की समझ, तेज दिमाग, यही असली सीढ़ी होती है जो आम परिवार की औरतों को भी सबसे बड़ी लेडीज के बराबर खड़ा कर देती है। वह लगातार दुख में रहती थी। उसे लगता था कि उसका जन्म आराम, नाजुक चीज़ों और ऐशो आराम के लिए हुआ है। उसे अपने छोटे से घर से नफरत थी। दीवारों की फीकी हालत, पुरानी कुर्सियां, घिसे हुए पर्दे, सब उसे चुभते थे। जो चीजें उसकी हैसियत की कोई और औरत शायद नोटिस भी न करती, वही चीजें उसे अंदर से तोड़ देती थी। घर का छोटा मोटा काम करने वाली ब्रेटन गांव की लड़की को देखकर उसके मन में ऐसे अफसोस और सपने जागते जो उसे और बेचैन कर देते। वह कल्पना करती, शांत गलियारे, पूर्वी खड़ाई वाले पर्दों से सजे हुए, ऊंचे कांसे के कैंडल स्टैंड से रोशन, और दो लंबे चौड़े नौकर जो बड़ी आर्म चेयर में बैठे ऊँघ रहे हों। वह सोचती, पुराने रेशमी कपड़ों से सजे लंबे ड्राइंग रूम, नाजुक फर्नीचर जिन पर कीमती शोपीस रखे हों, और खुशबूदार छोटे कमरे जहां शाम 5 बजे करीबी दोस्तों के साथ बातें होती हों। ऐसे पुरुषों के साथ जो मशहूर हों, जिन्हें सब पाना चाहते हों और जिनकी तरफ हर औरत खिंची चली आती हो। जब वह खाने की मेज पर बैठती, 3 दिन पुराने मेज पोश से ढकी गोल मेज के सामने, अपने पति के सामने, और उसका पति सूप का ढक्कन खोलकर खुशी से कहता, वाह, आज तो बढ़िया पॉट ऑफ व्यू है, इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। तब वह सोचने लगती, चमकती चांदी की प्लेटें, दीवारों पर टंगी टेपेस्ट्री जिन पर पुराने जमाने के लोग और अजीब पक्षी बने हों, परी कथा जैसे जंगलों में उड़ते हुए। उसे याद आते नाजुक व्यंजन, खूबसूरत प्लेटों में परोसे गए और धीमी आवाज में कही गई शरारती बातें जिन्हें आप हल्की मुस्कान के साथ सुनते हैं जब आप ट्राउट मछली का गुलाबी मांस या बटेर के पंख खा रहे होते हैं। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न गहने, कुछ भी नहीं, और फिर भी वह सिर्फ उन्हीं चीजों से प्यार करती थी। उसे लगता था वह इन्हीं सब के लिए बनी है। वह चाहती थी लोग उसे पसंद करें, उससे जलें, उसे खूबसूरत माने और उसके पीछे दौड़े। उसकी एक सहेली थी, कॉन्वेंट स्कूल की पुरानी दोस्त, जो बहुत अमीर थी। अब वह उससे मिलने भी नहीं जाती थी, क्योंकि वहां से लौटने के बाद उसका दुख और बढ़ जाता था। फिर एक शाम उसका पति घर लौटा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। लो, उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। उसने जल्दी से लिफाफा फाड़ा और एक छपा हुआ कार्ड निकाला। उस पर लिखा था, शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी श्री और श्रीमती लॉयजल को सोमवार 18 जनवरी की शाम मंत्रालय के महल में आयोजित समारोह में सादर आमंत्रित करते हैं। अपने पति की उम्मीद के उलट खुश होने के बजाय उसने वह निमंत्रण कार्ड बिना इज्जत दिए मेज पर पटक दिया और बड़बड़ाई, मैं इसका क्या करूं? उसका पति हैरान रह गया। अरे मेरी जान, उसने कहा, मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी। तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये कितना बढ़िया मौका है। इसे पाने में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। हर कोई जाना चाहता है। ये बहुत खास पार्टी है। क्लर्कों को तो गिनी चुनी दावतें ही मिलती हैं। पूरा सरकारी समाज वहां होगा। उसने चिड़चिड़ी नजर से पति की तरफ देखा और झुंझलाकर बोली, और मैं पहनूंगी क्या? उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह हकला गया, वही जो तुम थिएटर जाती वक्त पहनती हो, मुझे तो वो ठीक लगती है। इतना कहते ही वह रुक गया। उसने देखा उसकी पत्नी रो रही थी। उसकी आंखों के कोनों से 2 बड़े आंसू धीरे धीरे होठों तक आ गए। वह घबरा गया। क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन उसने जोर लगाकर वह कुछ सेकंड सोचती रही, हिसाब लगाती रही, और यह भी सोचती रही कि कितनी रकम मांगे जिस पर पति डरकर सीधा मना न कर दे। आखिरकार
थोड़ी हिचक के साथ बोली, मुझे ठीक ठीक नहीं पता, पर शायद 400 फ्रैंक में काम चल जाएगा। पति का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया, क्योंकि वही पैसे उसने बचाकर रखे थे गर्मी में बंदूक खरीदने के लिए, ताकि नातेर के मैदानों में दोस्तों के साथ रविवार को शिकार कर सके। लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा और कोशिश करना एक अच्छी ड्रेस बनवा लो। पार्टी का दिन पास आने लगा। मिसेस लॉयजल उदास रहने लगी, बेचैन, घबराई हुई। ड्रेस तैयार हो चुकी थी, फिर भी। एक शाम उसके पति ने पूछा, क्या बात है, पिछले 3 दिन से तुम कुछ अजीब सी लग रही हो। उसने जवाब दिया, मुझे ये बात खल रही है कि मेरे पास एक भी गहना नहीं है, एक भी पत्थर नहीं, कुछ भी नहीं पहनने को। मैं बहुत गरीब दिखूंगी। मुझे तो लग रहा है ना ही जाऊं तो बेहतर है। उसने कहा, तुम असली फूल पहन सकती हो, इस मौसम में ये काफ़ी चलन में है। 10 फ्रैंक में 2-3 शानदार गुलाब मिल जाएंगे। लेकिन वह नहीं मानी। नहीं, अमीर औरतों के बीच गरीब दिखना सबसे ज़्यादा अपमानजनक होता है। तब उसका पति बोला, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उससे कुछ गहने उधार मांग लो। तुम दोनों इतनी करीबी हो, उससे पूछ सकती हो। यह सुनते ही उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई। सच है, मैंने ये सोचा ही नहीं था। अगले ही दिन वह अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास गई और अपनी परेशानी बता दी। मैडम फॉरेस्टियर शीशे वाले अलमारी तक गईं, एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स निकाला, वापस आईं, उसे खोला और बोली, चुन लो मेरी प्यारी। मैथिल्ड ने देखा, पहले कुछ कंगन, फिर मोतियों का हार, फिर सोने और कीमती पत्थरों से बना एक वेनिस का क्रॉस। वह एक एक गहना आईने के सामने पहनकर देखती, रुकती, फिर उतार देती। उसका मन नहीं मान रहा था कि इनमें से किसी को वापस करना पड़ेगा। वह बार बार पूछती, क्या और भी हैं? हाँ, क्यों नहीं, दोस्त बोली। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आए। तभी अचानक मैथिल्ड की नज़र काले साटन के एक डिब्बे पर पड़ी। उसमें हीरों का एक शानदार हार था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और अपनी ऊंची गर्दन वाली ड्रेस के ऊपर गले में पहन लिया। आईने में खुद को देखकर वह बस देखती ही रह गई, जैसे सपना सच हो गया हो। फिर थोड़ी घबराहट के साथ बोली, क्या तुम मुझे बस यहीं उधार दे सकती हो? हाँ, बिल्कुल, मैडम फॉरेस्टियर ने कहा। मैथिल्ड खुशी से अपनी दोस्त के गले लग गई, उसे जोर से चूमा और अपना खजाना लेकर जल्दी से निकल गई। पार्टी का दिन आ गया। मैथिल्ड सबसे अलग दिख रही थी, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सजी हुई, मुस्कुराती हुई, खुशी से पागल। हर आदमी उसे देख रहा था, उसका नाम पूछ रहा था, उससे मिलवाए जाने की कोशिश कर रहा था। मंत्रालय के अधिकारी उसके साथ नाचना चाहते थे। खुद मंत्री ने भी उस पर ध्यान दिया। वह नाच रही थी, पूरे जोश से, पूरे जुनून से। उसे सब कुछ भूल गया था, घर, गरीबी, चिंताएं। वह बस अपनी खूबसूरती की जीत में डूबी थी। तारीफ, नजरें, इज्जत, सब कुछ। सुबह 4 बजे वह पार्टी से निकली। उसका पति आधी रात से एक खाली कमरे में 3 और पतियों के साथ सो रहा था, जिनकी पत्नियां अभी भी पार्टी एंजॉय कर रही थी। उसने अपनी पत्नी के कंधों पर शॉल डाल दी, साधारण सी, रोजमर्रा की जिंदगी वाली। उनकी सादगी पार्टी की चमकदार ड्रेस के सामने अजीब लग रही थी। मैथिल्ड को यह महसूस हुआ। वह जल्दी निकल जाना चाहती थी ताकि महंगी फर पहनने वाली औरतों की नजर न पड़े। लेकिन उसका पति बोला, रुको, बाहर ठंड है, मैं टैक्सी बुला लाता हूँ। वह नहीं मानी और सीढ़ियाँ उतर गई। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं मिली। वे इधर उधर टैक्सी ढूंढते रहे, ठंड से कांपते रहे। आखिरकार सीन नदी के पास एक पुरानी सी गाड़ी मिली, जो दिन में शर्म से बाहर नहीं निकलती और सिर्फ रात में ही दिखाई देती है। वह उन्हें रू दे मार्टर्स वाले घर तक ले आई। वे चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़े। सब कुछ खत्म हो चुका था, कम से कम मैथिल्ड के लिए। पति सोच रहा था कि उसे सुबह 10 बजे मंत्रालय पहुंचना है। मैथिल्ड ने आईने के सामने अपने कंधों से शॉल हटाई, एक बार फिर खुद को उस चमक में देखने के लिए। तभी वह चीख पड़ी। उसकी गर्दन पर वह हार नहीं था, उसका पति आधा कपड़े उतार चुका था। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों लग रही हो? मैथिल्ड पागलों की तरह उसकी ओर मुड़ी। मैंने
मैडम फॉरेस्टियर का हार खो दिया है। वह उछलकर खड़ा हो गया। क्या? कैसे? ये नामुमकिन है। दोनों ने उसकी ड्रेस की सिलवटों में देखा, शॉल में, जेबों में, हर जगह। कुछ नहीं मिला। उसने पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि पार्टी से निकलते समय हार गले में था? हाँ, मैथिल्ड बोली। मैंने महल के हॉल में उसे महसूस किया था। अगर सड़क पर गिरा होता तो आवाज आती। जरूर टैक्सी में गिरा होगा। हाँ, शायद, उसने कहा। क्या तुमने टैक्सी का नंबर देखा था? नहीं। और तुमने? नहीं। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, सन्न, डरे हुए। आखिर लॉयजेल ने कपड़े पहने। मैं पैदल वापस जाऊंगा, उसने कहा। पूरे रास्ते में खोजूंगा जहां जहां से हम आए थे। वह निकल गया। मैथिल्ड कुर्सी पर बैठी रही, अब भी बॉल की ड्रेस में। उसमें बिस्तर तक जाने की ताकत नहीं थी। घर में आग नहीं जली थी। दिमाग बिल्कुल खाली था। सुबह 7 बजे उसका पति लौटा। कुछ नहीं मिला। वह पुलिस स्टेशन गया, अखबारों के दफ्तर गया, इनाम देने की घोषणा की, टैक्सी कंपनियों के चक्कर लगाए। जहां जरा सी भी उम्मीद दिखी वहां गया। मैथिल्ड पूरा दिन उसी हालत में बैठी रही, डर, घबराहट, पागलपन। रात को लॉयजेल वापस आया, चेहरा पीला, आंखें खोखली। कुछ भी नहीं मिला था। उसने कहा, तुम अपनी दोस्त को लिखो कि हार का क्लैप्स टूट गया है और हम उसे ठीक करा रहे हैं। इससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। मैथिल्ड ने उसके कहने पर चिट्ठी लिखी। 1 हफ्ता बीत गया। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। लॉयजेल 5 साल बूढ़ा लगने लगा था। उसने कहा, अब हमें वो हार बदल कर देना होगा। अगले दिन वे उस डिब्बे को लेकर निकले जिसमें हार रखा गया था। जौहरी के पास गए, जिसका नाम डिब्बे में लिखा था। उसने अपनी किताबें देखी और बोला, मैडम, मैंने ये हार बेचा ही नहीं था, मैंने सिर्फ डिब्बा दिया था। वे एक जौहरी से दूसरे जौहरी के पास गए, उसी जैसे हार की तलाश में। दोनों याददाश्त पर जोर डालते, बीमार से हो चुके थे दुख और डर से। आखिर पलेस रॉयल की एक दुकान में उन्हें एक बिल्कुल वैसा ही हार मिला। कीमत थी 40,000 फ्रैंक, लेकिन 36,000 में मिल सकता था। उन्होंने जौहरी से कहा, कृपया 3 दिन तक इसे किसी और को मत बेचना। एक सौदा हुआ। अगर फरवरी के अंत तक पुराना हार मिल गया तो वह इसे 34,000 में वापस खरीद लेगा। लॉयजेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने छोड़े थे। बाकी उसे उधार लेने पड़े। उसने किसी से 1,000 ली, किसी से 500, कहीं 5 लुई, कहीं 3। उसने कागज़ों पर दस्तखत की, भारी कर्ज लिए, सूदखोरों से पैसा लिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, बिना ये जाने कि वह चुका पाएगा भी या नहीं। आने वाली गरीबी और दर्द का डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। आने वाली भयानक गरीबी, शारीरिक तकलीफें और मानसिक दर्द की कल्पना से लॉयजेल अंदर से टूट चुका था। फिर भी वह गया और नया हार खरीद लाया। उसने दुकानदार के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक रख दिए। जब मैथिल्ड ने हार मैडम फॉरेस्टियर को लौटाया तो उसने ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हें इसे थोड़ा जल्दी लौटाना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। उसने डिब्बा खोला तक नहीं। मैथिल्ड का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उसने हार देख लिया होता तो क्या सोचती, क्या कहती? क्या वह मैथिल्ड को चोर समझती? अब मैथिल्ड को गरीबी की असली ज़िंदगी समझ में आ गई थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कर्ज चुकाना ही था और वो चुकाएगी। उन्होंने नौकरानी हटा दी, घर बदल लिया, छत के नीचे एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। मैथिल्ड ने घर के भारी काम सीखे और रसोई की तकलीफ़ें भी। वह बर्तन मांजती, तेल और ग्रीस से भरे पतीले अपने नाजुक हाथों से साफ करती, गंदे कपड़े धोती, उन्हें रस्सी पर सुखाती। हर सुबह कूड़ा नीचे ले जाती और पानी की बाल्टी सीढ़ियाँ चढ़ाकर लाती, हर मंजिल पर हाँफते हुए। अब वह आम औरतों जैसे कपड़े पहनती। सब्जी वाले, किराने वाले, कसाई से टोकरी हाथ में लेकर भावताव करती। लोग उसे डांटते, बेइज्जत करते और वह एक एक पैसा बचाती। हर महीने कुछ कर्ज चुकाना होता, कुछ फिर से बढ़ाना पड़ता और कहीं से और समय मांगना पड़ता। उसका पति शाम को दूसरों के खाते साफ लिखता, रात देर तक हस्तलिखित कॉपी करता। हर पन्ने के बदले 500 मिलते। और ये ज़िंदगी 10 साल चली। 10 साल बाद उन्होंने सब कुछ चुका दिया, सूद, ब्याज, हर एक पैसा। अब मैथिल्ड बूढ़ी लगने लगी थी। वह गरीब घरों की औरत बन चुकी थी।
मजबूत, सख्त और थोड़ी रूखी। बाल बिखरे रहते, कपड़े टेढ़े, हाथ लाल। फर्श धोते समय वह जोर से बोलती, पानी उछालती। लेकिन कभी कभी जब उसका पति दफ्तर में होता, वह खिड़की के पास बैठती और उस पुराने बॉल की रात को याद करती। वो रात जब वह इतनी सुंदर थी, सबकी नज़र में थी, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। अगर उसने हार ना खोया होता तो क्या होता, कौन जानता है। जिंदगी कितनी अजीब है। एक छोटी सी बात हमें बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है। एक रविवार वह शाम सेलिजेस में टहलने गई, हफ्ते की थकान दूर करने। अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो एक बच्चे का हाथ पकड़े चल रही थी। वह मैडम फॉरेस्टियर थी, अभी जवान, सुंदर और आकर्षक। मैथिल्ड का दिल भर आया। क्या वह उससे बात करे? हाँ, अब तो सब चुका दिया था, अब वह सच बताएगी। क्यों नहीं, वह उसके पास गई। हेलो जीन। दूसरी औरत हैरान रह गई। उस साधारण सी औरत को पहचान नहीं पाई। हकलाते हुए बोली, माफ़ कीजिए मैडम, मैं आपको नहीं जानती, शायद आप गलत समझ रही हैं। नहीं, मैथिल्ड बोली, मैं मैथिल्ड लॉयजेल हूँ। उसकी दोस्त चौंक गई। ओह मेरी गरीब मैथिल्ड, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, मैथिल्ड बोली, मैंने बहुत दुख झेले हैं और वो सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? कैसे? क्या तुम्हें याद है, मैथिल्ड बोली, वो हीरे का हार जो तुमने मुझे मंत्री के बॉल में पहनने के लिए दिया था? हाँ, मैडम फॉरेस्टियर ने कहा। तो वो मैंने उसे खो दिया था। क्या? वह चौंक गई। लेकिन तुम तो मुझे वापस दे गई थी। हाँ, मैथिल्ड बोली, मैंने वैसा ही दूसरा हार ला कर दिया था और उस हार की कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तुम समझ सकती हो, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज जाकर सब कर्ज खत्म हुआ है और मुझे बहुत सुकून मिला है। मैडम फॉरेस्टियर बीच में ही रुक गई। तुम कहना चाहती हो कि तुमने मेरे हार के बदले एक असली हीरे का हार खरीदा? हाँ, मैथिल्ड ने कहा। तुमने पहचाना नहीं? दोनों बहुत मिलते जुलते थे। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गर्व भी था और मासूमियत भी। मैडम फॉरेस्टियर भावुक हो उठी। उसने मैथिल्ड के दोनों हाथ पकड़ लिए। ओह, मेरी गरीब मैथिल्ड, मेरा हार नकली था। उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 फ्रैंक थी।